बच्चों आज का टॉपिक है एक्सरेज के बारे में। और इस पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, सो मैंने सामने मेंशन कर दिया सो दैट हम इसको पढ़ पाएं और सामने सीधे से अच्छे से समझ पाएं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 1895 रॉन्जन रॉन्जन इज नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर करी एक्सरेज। वॉज वर्किंग विद डिस्चार्ज ट्यूब, ये सिंपल ट्यूब के साथ वर्क कर रहे थे जहाँ जिसमें हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन देखते हैं कि एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं। सो डिस्चार्ज ट्यूब पे काम कर रहे थे। इन 1895 रोजन वॉज वर्किंग with discharge tube when he discovered that photographic plates placed near the tube had become fogged। तो मतलब इनको कैसे पता चला कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अगर ये वाली रेस गिरेंगी तो उस पर फॉग जैसा हो गया है, या ऐसे कहेंगे कि उसका जो आइडेंटिटी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई फोटोग्राफिक प्लेट की, उसके ऊपर किसी और चीज का इंप्रेशन आ गया। ये देख के इनको पता चला कि यहाँ इस ट्यूब में से किसी एक पर्टिकुलर टाइप की रेस निकल रही है और वो रेस इनके लिए अननोन थी। ही वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग कि ये रेस क्या चीज है, इनको क्या नाम दें। वो कुछ नाम नहीं दे पाए तो उन्होंने इनको क्रॉस रेज मतलब या नो रेज या एक्स रेज नाम दे दिया। तो ये वहां से एक्सरे का प्रॉपर जनरेट हुई। ये उसके बारे में एक ब्रीफ सी थ्योरी लिखी है, आप इसको पढ़ लो। उसके बाद से अगर हम बात करें कि एक्स रेज का जनरेशन कैसे होता है, ये क्रिएट कैसे होती हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां ये ट्यूब थी जो रॉन्जन ने बनाई थी सबसे पहले। सो इट्स अ ट्यूब, यहां पे एक फिलामेंट है, आप अंडरस्टैंड करेंगे फिर हम ये पढ़ लेंगे, फिर हमें समझ में आ जाएगा। यहां पे एक फिलामेंट है जिसको हम एक लो टेंशन बैटरी के साथ में रन कराते हैं, करंट रन कराते हैं, तो इसमें से फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सेलरेट कराते हैं, मतलब इस वाले जोन को हम इलेक्ट्रॉन गन मान लेते हैं। कैसे मानते हैं आपको याद होगा, मैंने क्या बताया था प्रीवियस टॉपिक में, हम लोग पढ़ रहे थे कि यहाँ पे हम एक कैथोड लगाते हैं और इसको हम एनोड मान लेते हैं, इस वाले टारगेट को हम एनोड मानते हैं। और ये कैथोड माना हुआ है तो कैसे होगा कि यहाँ पे देखो हमने हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है, ये नेगेटिव साइड होगा, ये पॉजिटिव साइड होगा। इस फिलामेंट में से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन पे हाई फोर्स लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में एक तरह का पुल क्रिएट करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन काफी तेजी से भागेंगे। इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा तेज होते हैं कि अगर इस टारगेट पे हमने ऐसे कट नहीं बनाया, बिल्कुल सीधा कर देते हैं ऐसे, तो पेनिट्रेशन के बाद बहुत ज्यादा गर्म होने के चांसेस है, नंबर वन। नंबर टू, जब हम इस तरह का कट बनाते हैं तो टकराने के बाद एनर्जी के डिफ्लेक्ट होने की पॉसिबिलिटी इधर को है, तो एक्सरेज हमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल जाती हैं। क्लियर है? ये बहुत हैवी मेटल होता है, जैसे टंगस्टन टंगस्टन मॉलिब्डेनम, ऐसे हम हैवी मेटल्स यूज करते हैं जिससे मेल्ट ना हो, नहीं तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से ये मेल्ट हो जाएंगे। सिंस यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि यहां पे देखो 100 किलो वोल्ट, 100 किलो वोल्ट का मतलब हुआ 10⁵ वोल्ट, ये इतने के अराउंड है। या देखो यहां पे लिखा है 20 किलो वोल्ट, मतलब 20,000 वोल्ट से लेके 100,000 वोल्ट के बीच का इतना हैवी पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब यहां से रन होते हैं, यहां से रन होके यहां तक जाएंगे तो उनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी लग रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जो वर्क आएगा या एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन पे वर्क होगा E इंटू डेल्टा वी, उससे काइनेटिक एनर्जी आएगी ½ mv²। अगर हम यहां से v कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है √2e∆v/m। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी ये जब बहुत ज्यादा होगा तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा आएगी। हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जब इस वाली चीज से टकराते हैं तो टकराने के बाद यहां पे एनर्जी का लॉस होता है, वो मैं प्रोसेस आपको समझाता हूं कि कैसे होता होगा। तो यहां से एक्स रेज निकल रही हैं। अब ये जो हैवी मेटल है ये मेल्ट ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कूलिंग जनरेट करते हैं। कूलिंग जनरेट करने के लिए हम यहाँ से वाटर इनटेक लेते हैं, जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से एक ट्यूब बनाते हैं। अंदर को मैं इसमें शो कर देता हूँ कुछ ऐसे, एक ट्यूब बनाते हैं जो इसके अंदर एंटर करती है और पानी यहाँ से बाहर निकलता है। और ये ऐसे कुछ ट्यूब जा रही होती है, ऐसे कुछ। और होता क्या है, यहाँ से कोल्ड वाटर जाता है और यहाँ से हॉट वाटर निकल आता है और ये पानी लगातार चलते रहता है। कोल्ड वाटर जाएगा, हॉट निकलेगा, तो वो क्या करेगा, इस वाले टारगेट को थोड़ा सा ठंडा करके रखेगा। क्लियर है? टारगेट हल्का सा ठंडा होता रहेगा और पूरी पूरी तरह से गर्म नहीं हो पाएगा, तो मेल्ट नहीं हो पाएगा और यहां से एक्सरेज आती रहेंगी। तो मैं आपको समझाता हूं, दिखाता हूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दिस टाइप ऑफ ट्यूब वॉज डिस्कवर्ड बाई कूलेज इन 1913। इसको हम कूलेज ट्यूब का नाम भी देते हैं। रॉन्जन ने सबसे पहले एक्सरेज के बारे में प्रिडिक्शन करा था, फिर कूलेज ने इस वाली ट्यूब को डिस्कवर करा 1913 में। इट कैन ऑपरेट विद ईदर हॉट और कोल्ड कैथोड। क्लियर? हॉट या कोल्ड कैथोड के साथ में ये ऑपरेट हो सकता है। इन दी हॉट कैथोड ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय थर्माइनिक एमिशन and then accelerated by the potential voltage usually of the order of 20 kilovolt, giving relatively long wavelength x-rays called soft x-rays। में थोड़ा सा आपको समझाता हूं।
अगर हम इस वाले में अभी कोल्ड और हॉट कैथोड की बात हुई है, वो हम अभी देखते हैं ध्यान से। अगर हम इसके बीच में या यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नियर अबाउट 20,000 वोल्ट के आसपास अप्लाई करते हैं, तो जब 20,000 वोल्ट के आसपास अप्लाई करोगे तो 20,000 वोल्ट इज नॉट एक्सरे के लिए इज लो पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी आएगी कुछ समथिंग, वी आएगा रिलेटिवली कम। अगर वी रिलेटिवली कम आएगा तो जब इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएंगे तो उनके पास एनर्जी होगी रिलेटिवली कम। मैं रिलेटिवली वर्ड यूज कर रहा हूं। जब रिलेटिवली कम होगी तो यहां से जो एक्सरे फोटोन निकलेंगे, ये एक्सरे फोटोन है जो यहां से निकल रहे हैं, उनके पास एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होने का मतलब उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, और वेवलेंथ ज्यादा होने से उनकी पेनिट्रेशन पावर कम होगी। आप अंडरस्टैंड करो मैं क्या बताता हूं। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम अप्लाई करें तो वेलोसिटी कम होगी। अगर वेलोसिटी कम होगी तो एनर्जी ऑफ एक्सरे वो कम होगी। एनर्जी ऑफ एक्सरे अगर कम आएगी तो उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि एक्सरे एक तरह का फोटोन है, hc/λ। तो ऐसे वाले केस में जो लैम्डा आएगा वो ज्यादा आएगा। अगर लैम्डा ज्यादा आएगा तो जिस भी वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। मतलब हम अगर इसको किसी सरफेस के ऊपर गिराएं, इसको अगर हम चाहें कि ये आयरन में से पेनिट्रेट हो जाए, ये पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। हम चाहें कि बोन में से या कैल्शियम में से पेनिट्रेट हो जाए तो एक लेवल तक पेनिट्रेट हो पाएगी, बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी। तो इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होने की वजह से इनको हम सॉफ्ट एक्स रेज का नाम देते हैं। दोबारा पढ़ते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है वोल्टेजेस यूजुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 20 किलोवोल्ट गिविंग रिलेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज कॉल्ड सॉफ्ट एक्सरेज। आपको लॉन्ग वेवलेंथ समझ में आ गया होगा। विद अ कोल्ड कैथोड with a cold cathode, however, voltages required to cause electrons emission are much greater around 100 kilovolt, and these tube produce hard X-rays of much shorter wavelength between 10 raised to power minus 9 and 10 raised to power minus 13 meter, depending on the voltages used. For some application, potential differences of up to this is 1 million volt are used. See, understand करो, हम अगर इस वाले वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ा देंगे, जितना ज्यादा ये वोल्टेज बढ़ेगा V उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, वो एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज करेंगे टकराने पे। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, एक्सरेज की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। लैम्डा उतना कम हो गया, लैम्डा कम होगा तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। इनको हम हार्ड एक्सरेज का नाम देंगे। तो अगर हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हार्ड एक्सरेज जनरेट होती हैं, अगर हम लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सॉफ्ट एक्सरेज जनरेट होती हैं। यहां पे लिखा है द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड। मतलब अगर हमसे बात करी जाए कि इसकी इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है, तो डिपेंड करेगा जितनी ज्यादा एक्सरेज एमिट होंगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा एक्सरेज एमिट होंगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर टकरा रहे हैं। तो पर सेकंड जितने ज्यादा नंबर इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, एक्सरेज की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकंड। एंड इन हॉट कैथोड ट्यूब दिस इज कंट्रोल्ड बाय द हीटर करंट। ये हॉट कैथोड की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे जो हीटर करंट है, या यहाँ जो हमने यहाँ पे ऑल्टरनेट सेल अप्लाई करा होगा जो इसमें करंट फ्लो कराएगा। अगर हम करंट को कम कर देंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, क्योंकि करंट कम होगा तो ये गर्म कम होगा। गर्म कम होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम एमिट करेंगे। अगर हम ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा। जल्दी गर्म होगा तो इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। क्लियर हुआ? तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है दिस इज कंट्रोल्ड बाय द हीटर करंट। ये हीटर है, इसके करंट को कंट्रोल करके हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं। दी वेवलेंथ डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब। अभी मैंने बताया ये जो वेवलेंथ होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली इस वाले पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगी। द वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब। The penetrating power of X-rays is thus depend on the accelerating voltage and the intensity of beam on the हीटर वोल्टेज। आपको समझ में आया? हीटर वोल्टेज जितना ज्यादा करेंगे, इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा निकलेंगे, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। ये वाला वोल्टेज जितना ज्यादा करेंगे, वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, एनर्जी उतना ज्यादा मिलेगा एक्सरे को, और वेवलेंथ उतनी कम होगी। इसका मतलब वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? इस वाले वोल्टेज पे। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? इस वाले वोल्टेज पे। परफेक्ट। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द टारगेट, when the electrons collide, look at this, when the electrons collide with the target anode and they lose their kinetic energy,
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा. सम ऑफ दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे रेडिएशन, बट मच ऑफ इट प्रोड्यूसेस हीट. ये मैं आपको अभी सारा कुछ क्लियर कराता हूँ एक्सरे बनती कैसे है. पहले बस छोटी सी थ्योरी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देन फिर मैं आपको सारा कुछ क्लियर करता हूँ. सो यहाँ पे लिखा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द टारगेट एनोड दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी. मतलब यहाँ पे जब टकराएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, फिर वहां से एक्सरे बनेंगी. सम ऑफ दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे रेडिएशन, बट मच ऑफ इट प्रोड्यूसेस हीट. In fact, less than 0.05% of kinetic energy of the electron become X-ray energy. Perfect. To prevent damage of anode, इसको हम anode बोल रहे हैं. To prevent damage of anode, it has to be cooled. इसको हमने cool करना है. अभी आपको दिखाया था यहाँ पे. Either by the air cooling सिस्टम अलग अलग होते हैं ना. एयर कूलिंग सिस्टम होता है, वाटर कूलिंग होता है, या कूलिंग अलग से डालते हैं हम, कूलेंट जिसको हम कहते हैं. Either by the air cooling using fins. फिंस क्या होता है? फिंस इज द टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग. जैसे हमारी बाइक होती है ना, बाइक के इंजन में ऐसे ऐसे ब्लेड्स जैसे लगे होते हैं ऐसे, इससे कूलिंग अच्छे हो जाती है. इनको हम फिंस बोलते हैं. ये हीट ट्रांसफर सिस्टम पे बेस्ड है, तो अभी हम इसकी बात नहीं करते ज़्यादा. फिंस हम इस चीज़ को कहते हैं. टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ एनोड इट हैज़ टू बी कूल्ड ईदर बाय द एयर कूलिंग यूजिंग फिंस और बाय पंपिंग कूलिंग लिक्विड थ्रू इट. ये हम पंप कर रहे हैं किसी ना किसी मशीन के थ्रू. It even be rotated during the use to spread the wear over the large area. क्लियर है? सो हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म जिससे हम इसको ठंडा रख सकते हैं. सो इट वाज द ब्रीफ द थ्योरी ऑफ की एक्सरेज कैसे जनरेट हो रही हैं. उसके बाद हम देखते हैं इसके थोड़े से यूजेस क्या हैं और यूटिलिटी क्या है. तो ये है एक्सरे, यूजेस ऑफ एक्सरे. कहाँ कहाँ पे होगा? यहाँ पे देखो, इन आर्ट डिटेक्टिंग कवर्ड पेंटिंग. सी अगर आप कभी भी देखें तो एक जब पेंटिंग बनती है ना, तो उसमें बहुत सारे कलर की लेयर बनती है. अच्छे लेवल की पेंटिंग में बहुत सारे कलर की लेयर बनती है. जो बहुत पुराने पेंटर हुए हैं, जो बहुत फेमस पेंटर हैं, जिनकी पेंटिंग बहुत महंगी मिलती है, अगर हम उसको एक्सरे डिटेक्शन करें तो पता चलता है उसमें कलर की बहुत सारी लेयर है. अपर लेयर, मिडिल लेयर, लोअर लेयर. और उससे पता चलता है जब हम एक्सरे से उसको डिटेक्ट करते हैं कि उसमें कितनी लेयर हैं. तो मतलब इसमें लिखा आर्ट्स में हम इसका एक्सरे का यूज करते हैं. इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ पे यूज करते होंगे हम? चेकिंग दी मेटल कास्टिंग. जैसे आप किसी मेटल की बात करो, मान लो हमारे पास एक बहुत अच्छी मशीन बन के आई, वेरी कॉस्टली मशीन, किसी भी तरह की वो मशीन है. हमने चेक करना है कि इसमें कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है कि नहीं हुई है. अगर किसी मेटल की केसिंग है, मान लो ये केसिंग है, और हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर कास्टिंग हुई कि नहीं, तो हम इस पर एक्सरे डाल के देखते हैं. अगर बीच में कहीं पे भी क्रैक होगा तो हमें आंखों से नहीं दिखाई देगा. एक्सरेज वो डिटेक्ट कर लेगी कि वहां पे क्रैक है या क्रैक जनरेट नहीं हुआ है. ये हम एक्सरे की हेल्प से चेक करते हैं किसी भी मेटल को, कि वो मेटल प्रॉपर बना है कि बीच में टूटा हुआ है. ये एक्सरे की हेल्प से होता है. मेडिसिन में तो हम सबको पता है कैसे होता है. हम डायग्नोज करते हैं. क्या क्या चीजें डायग्नोज करते हैं? बहुत सारी चीजें. बोन फ्रैक्चर देखते हैं, किसी को बुलेट लग जाए, आयरन का पीस किसी की बॉडी में पड़ा हो, हम एक्सरे डाल के उसको देख सकते हैं. कैसे देखते होंगे वो मैं आपको बताता हूँ. मैं मेडिकल वाला चीज़ आपको बताता हूँ. मान लो हमारे पास हमारी बॉडी में ये बोन है, यहाँ पे बोन है और यहाँ पे ये मसल्स हैं, और अगर बोन बीच में टूटी हुई है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉफ्ट एक्सरे गिराएंगे. सॉफ्ट एक्सरे, ध्यान रखना, ऐसी एक्सरे जिनकी पेनिट्रेशन पावर की एक्सरे इसमें तो पेनिट्रेट हो सकती हैं बट बोन में पेनिट्रेट नहीं हो सकती. तो क्या होगा, यहाँ पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगी. पेनिट्रेट नहीं होंगी तो क्या होगा, शेडो बन जाएगी. तो अगर हम यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट रखेंगे तो उस पर शेडो आएगी. शेडो क्यों आएगी? क्योंकि जो एक्सरे जाएंगी वो बोन से रुक जाएंगी. लेकिन यहाँ बोन टूटी हुई है, अगर बोन टूटी है तो यहाँ पे रुकेंगी नहीं, उस टूटे हुए पार्ट में से जाके एक्सरे फोटोग्राफिक प्लेट पे गिरेंगी. तो जहां पे फोटोग्राफिक प्लेट पे एक्सरे गिर जाएंगी वहां अलग कलर दिखाई देगा, और जहां पे रुक जाएंगी वहां पे एक तरह की शेडो दिखाई देगी. आपको बात समझ में आता है? ये हमारी बोन है बेटा, ध्यान से समझो. हम इस पे गिराएंगे सॉफ्ट एक्सरे जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम नहीं होगी. तो हमारा जो मस्कुलर पार्ट है उसमें तो एक्सरे पेनिट्रेट कर जाएंगी, लेकिन कैल्शियम में या बोन में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी. तो यहाँ पे बोन है, हम पीछे रखेंगे फोटोग्राफिक प्लेट को. तो जो बोन के सामने, जितनी बोन जब सामने आ जाएगी तो एक्सरे नहीं पहुंचेंगी, लेकिन अगर बोन गलती से टूटी होगी तो यहां से एक्सरे निकल के पहुंच जाएंगी. तो हमें पता चल जाएगा कि अगर यहां एक्सरे आ रही हैं इसका मतलब यहां बोन टूटी हुई है. ऐसे हम देख पाते हैं बोन को. दिस इज द मेथड. सो अगर तुमने टूटी हुई बोन देखनी है तो हम सॉफ्ट एक्सरे डालते हैं. सपोज करो कि हमने देखना किसी को बुलेट तो नहीं लग गई है ना, वो इंजरी हो गई है, या कोई आयरन का पीस तो नहीं किसी वजह से किसी की बॉडी में चला गया,
तो हम रिलेटिवली हार्ड एक्सरे डालेंगे। रिलेटिवली का मतलब बहुत हार्ड नहीं, रिलेटिवली हार्ड एक्सरे डालेंगे। हम ऐसी एक्सरे डालेंगे, मान लो ये किसी की ये ह्यूमन बॉडी है और यहाँ पे आयरन का पीस पड़ा है, तो हम क्या चाहते हैं, तो हम यहाँ पे रखेंगे फोटोग्राफिक प्लेट, बहुत ध्यान से समझना, और यहाँ से हम डालेंगे एक्सरेज। ये एक्सरेज जा रही हैं। अभी क्या होगा, हम इतनी हार्ड एक्सरेज डालेंगे कि ये कैल्शियम में से निकल जाएं, कैल्शियम में से निकल जाएं, क्योंकि हमने बोन नहीं देखना, हमने केवल आयरन को देखना है कि आयरन तो नहीं पड़ा अंदर। तो क्या होगा, इनकी वेवलेंथ, मतलब अगर मैं बात करूं इनकी वेवलेंथ होगी λ1, इनकी होगी λ2, तो जो λ2 होगा वो λ1 से कम होगा, मतलब ये छोटी कम वेवलेंथ की वेव है। तो ये वाली वेव्स बोन में से क्रॉस कर जाएंगी, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे सब तरफ से वेव पहुंचेंगी। अगर हमारी बॉडी में कोई आयरन नहीं होगा तो सब जगह से वेव इस वाली फोटोग्राफिक प्लेट पे आ जाएंगी और हम क्या बोलेंगे, अंदर कोई आयरन नहीं है। लेकिन अगर अंदर आयरन होगा तो बोन में से तो वो क्रॉस कर जा रही है, लेकिन आयरन में से क्रॉस नहीं कर रही, तो यहाँ पे शेडो आ जाएगी उस आयरन के टुकड़े की, और हमें पता चल जाएगा हमारी बॉडी में कोई आयरन पड़ा हुआ है। परफेक्ट हो गया। इस हिसाब से हम डिटेक्शन करते हैं कि बोन ब्रेक है या कोई चीज़ है, कोई हमारे अंदर पीस पड़ा हुआ है, या अलग अलग टाइप के अलग अलग वेवलेंथ की एक्सरेज हम डालते हैं, उससे हम डिटेक्शन कर लेते हैं इन केस ऑफ दैट, जो हम मेडिसिन एरिया की बात करते हैं। तो इन मेडिसिन देर आर ऑफ टू मेन एरिया। एक तो डायग्नोस्टिक के लिए, इन अ सिंपल फॉर्म दिस वुड बी द डिटेक्शन ऑफ द ब्रोकन बोन और अ टूथ कैविटी with the addition of an absorber such as the barium, and this is the method। हम एक अलग तरह का केमिकल डालेंगे उसमें, जिससे वो प्रॉपर हमें प्रॉपर दिखा पाए कि कहीं पे कोई ब्रेकिंग तो नहीं है। सो दिस इज द मेडिकल पार्ट, बट इन शॉर्ट जो मैं आपको समझा रहा था वो इस हिसाब से हम अंडरस्टैंड करते होते हैं। परफेक्ट है। सो दीज आर द बेसिक यूजेस ऑफ एक्सरेज। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करें कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हम सबको मालूम है एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिनकी वेवलेंथ काफ़ी कम होती है, इनकी पेनिट्रेशन पावर भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ये इसके बारे में लिखा है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें लिखा है दे कैन नॉट बी रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड का मतलब हुआ कि इनकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा कम होती है कि जब ये दूसरे मीडियम में जाती हैं तो नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होती, नॉर्मल से दूर नहीं हटती, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसे पेनिट्रेट कराएंगे वो वैसे सीधे चली जाती है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इनमें रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं पाया जाता, वो सीधी पेनिट्रेट हो जाती हैं। परफेक्ट। सो दीज आर दी डिफरेंट थिंग्स, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं, ये मैंने आपको ब्रीफ समझा दिया, अब हम पढ़ते हैं एक्सरेज के मेन टॉपिक्स। एक्सरेज को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करा हुआ है। देयर आर टू टाइप्स। नंबर वन, कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज, ये कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज कौन सी होती हैं पहले अंडरस्टैंड करें। हमारे पास जो हमने अभी कूलिस ट्यूब बनाई, उस कूलिस ट्यूब में ये टारगेट है, मान लो टंगस्टन का टारगेट है क्योंकि ये काफी हार्ड मेटल है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गिरेंगे ऐसे। जब इलेक्ट्रॉन गिर रहे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ गिर रहे हैं, तो यहां पे हमें एटम दिखेंगे, इसके एटम है ऐसे। तो अब आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके साथ हेड ऑन कोलिजन होगा। जब हेड ऑन कोलिजन होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पे चला जाएगा, और जब ये टकराएगा ना तो टकराने के टाइम पे हीट रिलीज होगी। अब हीट को हम दो तरह से समझ सकते हैं। हीट रिलीज होने का क्या मतलब हुआ, फोटोन रिलीज होंगे, हम ऐसे बोल सकते हैं। जैसे आप और हम बोलते हैं गर्मी रिलीज हो रही है, तो हीट रिलीज होने का मतलब हुआ कि वो भी एक तरह की एनर्जी है, वो भी फोटोन के फॉर्म में है। तो यहां से इसके टकराने के साथ दो तरह से एनर्जी रिलीज होगी। एक एनर्जी तो होगी हीट एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी रिलीज होगी। ये वाले फोटोन जो होंगे इनकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी, साथ साथ में एक्स रेज रिलीज होंगी। अंडरस्टैंड करो, ये काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा, ये एटम के साथ टकराएगा। जब हेड ऑन डायरेक्ट कोलिजन होगा तो डायरेक्ट कोलिजन में बहुत सारी एनर्जी का लॉस होगा। कुछ एनर्जी ऐसी होगी जिनकी वेवलेंथ उस रीजन में आएगी जो गर्मी या इंफ्रारेड वेव के फॉर्म में, क्योंकि हीट का मतलब होता है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड रीजन में जो वेवलेंथ के फोटोन निकलेंगे उनको हम हीट या गर्मी बोलेंगे, और जो फोटोन निकलेंगे बहुत ज़्यादा छोटे इसमें से, और उन जिनकी वेवलेंथ होगी काफ़ी कम, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगी, उनको हम एक्सरेज फोटोन बोलेंगे। तो इसमें से हम इसमें हीट में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर हीट निकलेगी तो उसको तो हम कूलिंग करके और वो हीट को हटा देंगे, हम इंटरेस्टेड हैं इसमें।
जो अभी पीछे लिखा था कि 0.05% केवल एक्सरेज निकलती हैं, बाकी सब हीट में कन्वर्जन हो जाता है, तो बाकी से नहीं मतलब, हमें इससे मतलब है, हम केवल इसकी बात करेंगे. सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. आप सुनो, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एटम से टकराएंगे, इन इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी फोटोन के फॉर्म में टकराने साथ रिलीज होगी और वो बाहर निकल जाएगी और यहां से निकलेगी बाहर. इनको हम बोलेंगे एक्सरेज. एक्सरे की एनर्जी, एक्सरे बनने के जो प्रोसेस होंगे वो कई सारे होंगे. पहला प्रोसेस, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, टकराएगा, पूरी की पूरी एनर्जी रिलीज कर देगा. अगर इलेक्ट्रॉन की सारी काइनेटिक एनर्जी मान लो एक्सरे में कन्वर्ट हो गई, तो इस वाले एक्सरे फोटोन की एनर्जी होगी सबसे ज़्यादा. अगर सबसे ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी. एक केस हो गया. दूसरा केस हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, टारगेट के साथ टकराएगा, कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा, इसके पास अभी भी कुछ एनर्जी बच जाएगी, फिर दूसरे एटम से टकराएगा, फिर कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, अगर कुछ और बच जाएगी तो तीसरे से टकराएगा, फिर कुछ रिलीज करेगा. इसका मतलब कई बार एक इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा एक्सरे फोटोन रिलीज कर सकता है. कई बार वो एक बार ही रिलीज करेगा और उसके बाद रिलीज नहीं करेगा. तो अगर हम शॉर्ट में समझें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी अप्लाई करा. कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोटेंशियल डिफरेंस. अगर हमने यहाँ पे डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, ऐसा मान लो, और सारा का सारा पोटेंशियल, मतलब इस पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी आ जाएगी. वो कितनी आएगी? ये आएगा, ये क्या चीज है? ईवी है वर्क जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा, और वो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी. अगर ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, रफली मान के चलो कि इस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी अगर फोटोन में कन्वर्ट हो जाए, अगर फोटोन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये किसके इक्वल होगा? hc/λ. ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा. तो ये क्या होना चाहिए? ये मिनिमम होना चाहिए. तो कोई अगर तुमसे कैलकुलेट करने के लिए बोले कि लैम्डा मिनिमम की वैल्यू बताओ, तो आप इसको इक्वेट करके निकालोगे और तुम क्या बोलोगे? लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन hc/delta v. hc/delta v इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे फोटोन, जो कम से कम, मतलब इससे कम वेवलेंथ पॉसिबल है नहीं. मैंने क्या बोला बेटा? इससे कम वेवलेंथ पॉसिबल है नहीं. मिनिमम वेवलेंथ ये वाली होगी कि अगर जितना भी वर्क हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर करा, वो सारा का सारा वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और वो सारा का सारा फोटोन के फॉर्म में निकल के बाहर चला गया. तो ऐसे वाले केस में जो वेवलेंथ आएगी वो कैसी होगी? वो मिनिमम होगी और फोटोन यहां से बाहर निकल आएगा. अब कोई बोले मैक्सिमम कब आएगा? तो तुम्हें अच्छे से मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए और वो एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट हो जाए, तो वेवलेंथ होगी मिनिमम. लेकिन अगर इससे कम एनर्जी लॉस होगी तो लैम्डा इससे ज्यादा होगा, अगर और कम होगी तो और ज्यादा होगा, सबसे कम होगी तो ये सबसे ज्यादा होगा. अब सबसे कम कितनी होगी उसका हमें पता नहीं है. इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ के बारे में आइडिया दे पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. हम किसका आइडिया दे सकते हैं? हम मिनिमम का आइडिया दे सकते हैं. तो अगर कोई हमसे बोले कि अगर हम वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी का रिलेशन निकालें, मतलब ये है लाइन वेवलेंथ की लैम्डा और ये है इंटेंसिटी की लाइन. क्लियर? आप अंडरस्टैंड करो. इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज. दिस लाइन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज एंड दिस इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ. तो अगर हम एक पर्टिकुलर एक्सरे की बात करें तो उसकी मिनिमम वेवलेंथ तो हमें पता होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? लैम्डा मिनिमम. क्लियर हुआ? और लैम्डा मिनिमम अंडरस्टैंड करो आप. ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिन इलेक्ट्रॉन के टकराने से पूरी की पूरी एनर्जी रेडिएट हो जाए? ज्यादा कि कम? बहुत नेग्लिजिबल, बहुत रेयर होंगे. इसका मतलब जिसको हम लैम्डा मिनिमम बोल रहे हैं, जिसको हम लोग लैम्डा मिनिमम बोल रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी कितनी आएगी? क्योंकि इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन ही नेग्लिजिबल बाहर निकलेंगे, तो इंटेंसिटी कितनी आएगी? बहुत कम आएगी. तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखा जाता है ना, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है. बच्चे ध्यान से समझो, ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये बता रहा है जिन एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ सबसे कम होगी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी नियरली जीरो होगी. जिनकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इतनी इंटेंसिटी मिलेगी. जिनकी वेवलेंथ थोड़ी और ज्यादा होगी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इतनी इंटेंसिटी मिलेगी. जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग और ज्यादा होगी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इतनी इंटेंसिटी मिलेगी. व्हाट इज दिस? ये वो इंटेंसिटी है जो हमें दिखाई दे रही है. आप समझ पा रहे हैं? ये इंटेंसिटी कौन सी इंटेंसिटी है?
ये वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है जो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगी, कुछ इस लेमडा के कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगी। और ये लेमडा ना तो मैक्सिमम है और ना मिनिमम है। क्लियर हो गया। और ये हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करा। अब जब हमने ग्राफ प्लॉट करा होगा तो किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर प्लॉट करा होगा। पर्टिकुलर वोल्टेज का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक वोल्टेज रहा होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक वोल्टेज लिख देते हैं। मान लो ऐसे कुछ मान लेता हूँ कि सपोज है 40 किलो वोल्ट है, 40 किलो वोल्ट के बराबर हमने वोल्टेज लगा दिया। अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर हम इस वाले वोल्टेज को और बढ़ा दें, इसको 40 से 50 कर दें या 60 कर दें, अगर हम इसको 60 कर दें तो लैम्डा मिनिमम के बारे में क्या सोचते हो, सेम आएगा कि कम आएगा? हमें अच्छे से पता है अगर इसको बढ़ा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई तुमसे बोले एक और ग्राफ प्लॉट करो जिसमें हमने सोर्स का वोल्टेज 40 वोल्ट से बढ़ा के 60 कर दिया, तो ग्राफ वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर ऐसे और ये ऐसे कुछ आएगा। क्लियर हुआ। और इस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि कितना वोल्टेज हो गया, लगभग 60 किलो वोल्ट के बराबर हो गया। रफली आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। अगर हम 40 किलो वोल्ट से कम कर दें तो, अगर इससे भी कम कर देंगे तो लैम्डा मिनिमम यहां से शुरू होगा और ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर है। सो ये हमें दिखाई दे रहा है कि एक्सरेज जो बाहर निकल रही हैं उनके फोटॉन्स की इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऐसे आएगी, और ऐसी वाली एक्सरेज को हम कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में निकल रही है, कुछ की वेवलेंथ बहुत कम है, कुछ की थोड़ी ज्यादा, कुछ की और ज्यादा, कुछ की और ज्यादा। यहां पे डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, यहां पे लगातार हर वेवलेंथ की वेव हमें मिल रही है। और इनको हम एक्सरेज की कैटेगरी में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा है कि ये और वेव के कंपैरिजन में, गामा रेज की बात नहीं कर रहे, गामा की तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं वो एक्सरेज हैं, और इनकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करती है। क्लियर। इसका मतलब जो ये ग्राफ दिख रहा है ये बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब दिस वेवलेंथ स्टार्ट्स फ्रॉम 0.1 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा और 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सरे है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये कौन सी एक्सरे होती हैं? हम लोग ने टारगेट पे इलेक्ट्रॉन को गिराया, इज दिस इलेक्ट्रॉन कमिंग विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। फिर ये क्या करता है, टारगेट के एटम के ऊपर गिरता है। ये टारगेट एटम है, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अब ये क्या करेगा, एटम के ऊपर गिरेगा। जब एटम के ऊपर गिरेगा तो ये ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमने वाले किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, और टकराने के बाद हेड ऑन कोलिजन होगा, नॉकआउट कर देगा। मतलब ये खुद भी ऑर्बिट में सर्वाइव नहीं करेगा और जो ऑलरेडी था उसको भी नॉकआउट करके बाहर गिरा देगा, स्कैटर कर देगा। मतलब ये चल के आ रहा है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन पेनेट्रेट करते करते यहां तक चला गया और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी घूम रहा था, ये इससे टक्कर करा। जैसे इससे टक्कर करा इसने इसको स्कैटर कर दिया, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया इधर और खुद जो ये वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन था ये वाला, ये खुद चला गया इधर। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बची ऑर्बिट खाली, न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। और हमने क्या देखा, यहां पे ऑर्बिट हो गई खाली। मतलब इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक तो होगा, लेकिन एक जगह खाली हो गई, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा खाली हो गया। और आपको मालूम है कि एटम की ऑर्बिट बहुत देर तक खाली नहीं रहती है। अब इसको हमने भरना है, इसको कैसे भरेंगे, इसको या तो इधर का इलेक्ट्रॉन आके भरेगा, या इधर का इलेक्ट्रॉन आके भरेगा, या ऊपर का इलेक्ट्रॉन आके भरेगा, मतलब कोई भी भरेगा। ऐसे केस में जो पर्टिकुलर एक्सरे, मतलब होगा क्या कि आप इमेजिन करो यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यहां पे कुछ ऐसे ये रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इस वाले में फिल हो जाए तो एक्चुअली हुआ क्या, ये डी एक्साइट हुआ, ये हाई एनर्जी लेवल पे था, ये लो एनर्जी है। जब ये यहां से जाके यहां फिल करेगा तो हमारे यहां से एक फोटोन निकलेगा। और क्या देखा जाता है कि जिस टारगेट को हमने यूज करा था, जैसे टंगस्टन, मोलिब्डेनम, हार्ड टारगेट जो हमने यूज करे, उन हार्ड टारगेट में इसका और इसका एनर्जी गैप इतना होगा कि इससे जो वेवलेंथ निकलेगी वो भी एक्सरे की कैटेगरी में आएगी बाय डिफॉल्ट। एक्सरे की कैटेगरी का मतलब हुआ 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो हमने रेंज बना रखा है, ये उसी वाली कैटेगरी में आएगा। और यहां से जब ये एक्सरे बाहर निकलेगी तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी वाली एक्सरे को बोलते हैं हम के अल्फा। नाम दिया अल्फा, क्यों, इसको हम के टाइप बोलते हैं। के टाइप क्यों, क्योंकि के शेल के हिसाब से के एल एल एम ऐसे बोलते हैं ना। के शेल को हमने फिल करना है और काउंटिंग करते हैं उसके बाद की, अल्फा बीटा गामा। अल्फा यहां से नहीं करेंगे ना, यहां से अल्फा बीटा गामा। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन आया इसको हम बोलेंगे अल्फा इलेक्ट्रॉन। अल्फा इलेक्ट्रॉन के शेल में जा रहा है तो ऐसी वाली एक्सरे को बोलेंगे हम के अल्फा।
अगर यहां का इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर इसको फिल करेगा तो ऐसे केस में जो निकलेगा उसको हम बोलेंगे के बीटा। अगर इसके बाहर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन चल के यहां पे जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम के गामा। आपको 3 एक्सरे समझ में आ गई और इनकी वेवलेंथ हमारी उसी रेंज में आएगी जिस रेंज में एक्सरेज लाई करती हैं। परफेक्ट हो गया। सो वी हैव दिस के अल्फा, के बीटा एंड के गामा। डन हो गया। ये एक केस हो गया हमारे पास। दूसरा केस हो सकता है कि हमारे पास ये एटम था और यहां पे इलेक्ट्रॉन चल के आ रहा था और इलेक्ट्रॉन, ये थी फर्स्ट शेल जिसको हम के शेल कह रहे थे, इसको हम कह रहे थे एल शेल, इसको एम शेल। अब की बारी इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, मान लो यहां का ये इलेक्ट्रॉन टकराया इधर वाले इलेक्ट्रॉन से और क्या हुआ, नॉकआउट हो गया, इधर स्कैटर हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर को स्कैटर हो गया और ये ऑर्बिट खाली हो गई। खाली होगी तो हमें कैसे दिखाई देगा, न्यूक्लियस, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे कुछ। और ये हो गई खाली ये वाली और यहाँ पे अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसकी फिलिंग करनी है, कौन करेगा फिलिंग कर सकता है इधर वाला इलेक्ट्रॉन। अगर ये फिल करेगा तो इसको यहाँ से इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सरे निकलेगी और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको के नहीं बोलेंगे, इसको एल, और वो भी अल्फा। अब तो आप समझ गए होंगे। और अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको फिल करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एल बीटा। परफेक्ट समझ में आ रहा होगा शायद आपको। तो ये हमें दिखाई दे रहा है। एक और चीज हमें समझ में आ रही है कि डेल्टा ई, अगर हम एनर्जी गैप की बात कर रहे हो तो डेल्टा ई ऑफ दिस, आपको अच्छे से मालूम होगा इस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है, बहुत कम होती है। इन दोनों फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस कम है और सेकंड थर्ड के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा एनर्जी में, और इसके बीच में डिफरेंस और ज्यादा होगा। मतलब अगर हम एनर्जी के हिसाब से बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा एल ऑफ के एंड सी। इस वाले ऑर्बिट को हमने के बोला था ना, इसको एल, इसको एम और इसको एन, है ना। तो ये के और एन होगा ना ये वाला। तो डेल्टा ई ऑफ के एन इज मोर देन डेल्टा ई ऑफ के एल देन डेल्टा ई ऑफ के एम। चेक करो मैं क्या लिख रहा हूं आपको। मतलब इस के शेल और एन शेल, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा होगा, इनके बीच का एनर्जी गैप कम होगा, इनके बीच का सबसे कम होगा। क्लियर। इसको हम क्या बोलेंगे, के और एल, के एल, के एम, के एन। देखो क्या लिखा मैंने, के एन सबसे ज्यादा, के एल उससे कम और के एम उल्टा लिख दिया शायद, ये एल एम एन। ओ, एल हमें सबसे लास्ट में लिखना चाहिए। सो वील राइट दिस के एम और यहां पे हम क्या लिखेंगे, के एल। दिस इज के एल। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है ना। एल एम एन होता है ना, मैंने उल्टा लिख दिया था ऐसे। अगर इसके बराबर, हमें अच्छे से मालूम है कि जो डेल्टा ई एनर्जी गैप है ना, ये जो एनर्जी गैप है इसके हिसाब से फोटोन निकलेगा, क्योंकि मालूम है ना डेल्टा ई इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। तो लेमडा क्या आएगा, एच सी अपॉन डेल्टा ई। जहां पे डेल्टा ई ज्यादा होगा, जहां पे डेल्टा ई ज्यादा होगा वहां पे लेमडा कम होगा, क्लियर है। इस एनर्जी गैप से कौन सा वाला वेवलेंथ निकलता है, चेक करो। इस वाले एनर्जी लेवल से देख रहे हैं आप लोग, के गामा कौन सा वाला फोटोन है। जब एन और एन शेल से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, के शेल में जाएगा, तो इनके बीच में गैप कितना होगा, डेल्टा ई के एन। तब कौन सा वाला फोटोन निकलेगा, के गामा निकलेगा। तो ऐसे वाले केस में हम इसकी वेवलेंथ क्या बोल सकते हैं, लेमडा के गामा। छोटा होगा क्योंकि एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है उसका लेमडा कम होता है। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, लेमडा के बीटा, और यहां पे हम बोलेंगे लेमडा के अल्फा। बच्चों चेक करो, ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप किसको निकालेगा, ये एनर्जी गैप जनरेट करेगा इसको। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी लेमडा के अल्फा, और सिंस एनर्जी गैप कम है तो ये वेवलेंथ ज्यादा होगी, ये हमारे पास वेवलेंथ आएगी। अब समझो आप, अब हमारे टारगेट से, मैं दोबारा आपको टारगेट पे लेके चलता हूं। हमारे टारगेट से जो एक्सरेज आ रही हैं उसमें दो तरह की एक्सरेज हैं। एक कॉन्टिन्यूस एक्सरे हैं जो बाहर से टकरा के और एक्सरे जनरेट हो जा रही थी, और इसी वाले में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी है।
इसी वाले में करेक्टरिस्टिक एक्सरे भी हैं जो हमने अभी अभी देखी है 5 टाइप की। कौन सी के अल्फा, के बीटा, के गामा, एल अल्फा और एल बीटा। तो अगर हम उसको ग्राफ के हिसाब से देखें तो तुम बोल सकते हो सर ये कॉन्टिन्यूअस है, इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी वेवलेंथ अवेलेबल है, मतलब यहाँ मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक की सारी वेवलेंथ अवेलेबल है। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है वो सारी वेवलेंथ नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ है, जैसे के अल्फा इज अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, के बीटा इज अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो वो कहाँ पे मिलेंगी हमें? वो हमें इसके बीच बीच में कहीं कहीं पे मिलेंगी। तो जब हम इसका कंप्लीट ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कंप्लीट ग्राफ कुछ ऐसे आता है कि वी हैव दिस एज लेमडा, दिस एज इंटेंसिटी। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस ग्राफ था, इसमें सारी वेवलेंथ आ गई। और अभी अभी हमने देखा के अल्फा कहाँ पे मिलेगा, देखो के अल्फा सबसे ज़्यादा होगा, के बीटा उससे कम और के गामा सबसे कम। तो के अल्फा सबसे ज़्यादा होने का मतलब, सपोज करो के अल्फा ये है, मतलब लेमडा के अल्फा, सपोज करो ये है लेमडा के अल्फा, ये है सपोज करो लेमडा के बीटा एंड सो ऑन, ऐसे कुछ है। तो अब अगर हम इस वाली वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें तो इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कॉन्टिन्यूअस वेव तो ऑलरेडी मिल ही रही है, साथ साथ में ये भी मिलेंगी। तो ये जो पीक होगा वो इतना नहीं रहेगा, ये बढ़ जाएगा। और हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? इसको हम दिखा सकते हैं कुछ ऐसे। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है दिस मच ये एनर्जी होगी, इतनी हाइट का मतलब एनर्जी आ रही ना, इतनी एनर्जी तो होगी कॉन्टिन्यूअस रे की, और इतनी एनर्जी होगी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की। इसका मतलब इस वेवलेंथ पे जब हम पहुंचेंगे, मतलब इस वेवलेंथ के जो एक्सरेज निकलेंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ऐसे के बीटा कहाँ पे होगा? वो यहाँ पे होगा, और हम यहाँ शो कर सकते हैं, और आप दिखाएंगे कि वो कुछ ऐसे होगा। एक बात देखने की है, इसका पीक मैंने ज़्यादा ऊंचा बनाया, इसका नीचे बनाया, उसका कारण जब किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है तो ये फिल होगा। इसे कौन फिल करेगा? इसे ये फिल कर सकता है, या ऐसे ये फिल कर सकता है, या ऐसे ये फिल कर सकता है। इसके फिल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा किसकी वजह से होगी? ज़्यादा इसकी वजह से होगी, क्योंकि पास वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी जंप करके फिल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ किसी में भी जो नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे ना, मान लो हम 100 फोटोन को निकालें, 100 एक्सरे फोटोन को काउंट करें, तो उसमें से ये वाले फोटोन सबसे ज़्यादा होंगे, ये कम होंगे, और ये सबसे कम होंगे। अगर ये सबसे ज़्यादा होंगे तो इनकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फोटोन पे, और के अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फोटोन सबसे ज़्यादा आएंगे। इसीलिए इसका पीक कैसा दिख रहा है हमें? सबसे बड़ा दिख रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया। सो के अल्फा यहाँ मिलेगा, के बीटा ऐसे मिलेगा। सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। हम इनको एनर्जी डायग्राम से भी देख सकते हैं। अगर कोई आपसे बोले एनर्जी डायग्राम के हिसाब से बनाओ, तो भी हम ऐसे बना के दिखा सकते हैं कि सपोज करो ये के शेल है, ये एल, ये एम, ये एन, ऐसे अलग अलग शेल हैं। परफेक्ट है। अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन एल शेल से के शेल में आ रहा है ऐसे, तो इसको हम के अल्फा बोल रहे थे। अगर यहाँ से के शेल में आ रहा है तो हम इसको के बीटा बोल रहे थे। अगर यहाँ से के शेल में आता है तो हम इसको के गामा बोल रहे थे। इसी तरह से अगर एम से एल में आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? के की जगह एल अल्फा, इसको हम क्या बोलेंगे? एल बीटा। तो आप ऐसे भी इस वाली थ्योरी के हिसाब से या शेल की थ्योरी के हिसाब से भी आप दिखा सकते हो। और यहाँ पे क्या आएगा? ये एनर्जी होगी, एनर्जी या इंटेंसिटी हम शो कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट दी एक्सरेज। इसके पहले हमारे सिलेबस में बहुत सारा एक्सरे में पार्ट होता था, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में इससे ज़्यादा पार्ट नहीं है। पहले हम मोजलीज लॉ और वो सारी चीज़ें स्टडी करते थे, तो कम से कम एनसीईआरटी सिलेबस में या सीबीएसई सिलेबस में हमारे पास इससे ज़्यादा एक्सरे का पार्ट नहीं है। वी हैव टू स्टडी ओनली दिस मच। क्लियर है? थैंक यू सो मच बेटा। आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।